हम देखने जा रहे हैं न्यू टॉपिक स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो उसके अंदर मेनली टू टाइप्स आएंगे, वन इज एनिमल ब्रीडिंग और अनदर इज प्लांट ब्रीडिंग। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है वैसे वैसे लैंड तो बढ़ेगी नहीं। तो हमको गिवन जो लैंड है हमारे पास उसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये है चैप्टर का इंडेक्स जिसके अंदर हमको देखने का है कि मेन स्टेप्स कौन से प्लांट ब्रीडिंग में, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, फिर प्लांट को होने वाले डिसीज कौन से जो हम प्रिवेंट करेंगे, प्लांट का प्रोडक्शन हम उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हम सेव करके रख सकते हैं, मतलब ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग, तो वो भी रहता है। तो इसलिए हमको प्लांट का जो इन्फेक्शन है वो भी कम करना है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स लाइक एससीपी देखना है, ग्रीन मैन्योर, एनर्जी क्रॉप, पेट्रोलियम प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, ये सब देखना है। और वैराइटीज़ है ये प्लांट्स के, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में डाले। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इंडेक्स। अब डील करते टॉपिक से। तो देखिए जो फर्स्ट हम इसके अंदर पार्ट देख रहे हैं वो है प्लांट ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग मतलब समझ में आ रहा है, ब्रीड का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस, इसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस। तो हमको प्लांट के ऐसे वैरायटी प्रोड्यूस करना है कि जो अच्छे हो, उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर हो। डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब जो उस प्लांट को डिसीज से प्रिवेंट कर सकता है, उस प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, सो ऑन। तो उसके अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पहले मेनली ये स्टेप्स है जिसको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, number 2 evaluation and selection of parents, number 3 cross hybridization of selected parents and selection of testing of superior recombinant, and then testing, release and commercialization। तो ये मेन स्टेप्स है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमको सपोज एक अच्छा चाइल्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बींग को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये देखा कि अमाउंट द पॉपुलेशन जो है, सपोज मेल है तो वो फीमेल को सर्च करेगा और फीमेल है तो मेल को, वाइस वर्सा। तो वो इधर ऐसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर हो। मतलब हम क्या करेंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखेंगे, जो इंडिविजुअल अच्छा है फिर उसके जीन्स देखेंगे अच्छे, उसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं। फिर उसका इवेल्यूशन होगा, इवेल्यूशन होने के बाद उसको एज अ पेरेंट कंसिडर किया जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। फिर वो चाइल्ड हम स्क्रीन कर सकते हैं विच वन इज बेटर विच वन इज नॉट। तो ये टेक्निक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमको स्टेप देखना है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये जो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो देखिए ये देख रहे हैं हम सबसे पहले वेरिएबिलिटी मतलब समझ में आता क्यों वेरिएशन अराइज होता है। तो ये जो है कोई भी प्लांट ब्रीडिंग हो तो उसका सबसे पहले जो रूट है, रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग इज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ये रहेगा। तो अब देखिए इन मेनी क्रॉप्स वी नो द प्री एक्सिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम इट्स वाइल्ड रिलेटिव। वाइल्ड रिलेटिव मतलब जो पहले के, तो जो वाइल्ड रिलेटिव है और उनका जर्म प्लाज्म हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं विद इन कंट्री। अगर कंट्री के अंदर कलेक्ट किया तो उसको कहा जाता है इंडो इंडिजियस कलेक्शन। तो ये याद रखिए कि उनका जर्म प्लाज्म हम कलेक्ट कर सकते हैं। जर्म प्लाज्म मतलब क्या, उनके जीन्स, उनके जो जीन्स होते हैं उनको हमको कलेक्ट करना है तो उसको कहा जाएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो ये कलेक्ट कर सकते हैं विद इन कंट्री। अगर ये हम विद इन कंट्री कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इंडिजियस कलेक्शन, इंडिजिनस कलेक्शन। और अगर दूसरी कंट्री से कलेक्ट करें हम अदर कंट्री, क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं जिनकी वैरायटी अच्छी है तो हम क्या करते हैं उनकी जीन प्रिजर्व करेंगे, देखेंगे वेरिएबिलिटी कौन सी है, उस जीन को हम कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए जो चाइना रोज का प्लांट है इंडिया में उसको फ्रूट नहीं आते, जो चाइना में उसको फ्रूट आते हैं, तो मतलब वहाँ पे अलग वैरायटी है, तो हम उसका जीन प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर वो हमारे कंट्री में अगर होता और हम उसके जीन प्रिजर्व करें तो उसको कहा जाता इंडिजियस। पर बाहर कंट्री से लाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सोटिक कलेक्शन, एक्सोटिक कलेक्शन। ये जो वर्ड है एक्सोटिक, इसका मीनिंग होता है इम्प्रूव, ये याद रखें। और जो जर्म प्लाज्म है कलेक्शन, इट इज यूजुअली मेंटेन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोपैगुल। तो प्रोपैगुल के फॉर्म में हम क्या करें, इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, लो टेम्परेचर एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपैगुल। प्रोपैगुल मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जिसको हम लेने के बाद प्रिजर्व करने के बाद उसको हम प्रोपागेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टोर्ड प्रोपैगुल है उसको पीरियडिकली ग्रो करेंगे हम फील्ड में टू ऑब्टेन द फ्रेश प्रोजेनिस। और उसके बाद
अगर फ्रूट में देखा जाए तक तो इनका जो ट्री रहेगा जर्म प्लाज्म, ये मेंटेन कर सकते हैं हम ट्री ग्रोन इन द फील्ड। तो क्या बोला कि इन फ्रूट ट्रीज, इन फ्रूट ट्री, जो फ्रूट ट्री होते हैं उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जर्म प्लाज्म रहता है वो मेंटेन किया जाता है एज अ ट्री ग्रोन इन द फील्ड। जर्म प्लाज्म इज स्टोर्ड एज, ये जो जर्म प्लाज्म वो स्टोर करने आता है हमको एज अ ट्री, जो एक पर्टिकुलर फार्म में ग्रो हो रहा है एज ट्री ग्रो इन फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद स्टोर्ड प्रोपैगल आर पीरियडिकली ग्रोन टू ऑब्टेन द फ्रेश, ये बोला मैंने आपको। तो कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैराइटीज स्पेसीज रिलेटिव कल्टिवेटेड स्पेसीज, ये जो रहेंगे ये सभी प्री रिक्विसाइट्स है इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन जो अवेलेबल होते हैं पॉपुलेशन में। तो हम जर्म प्लाज्म किसको बोलेंगे? जर्म का मैंने आपको बोला जर्म मतलब ही क्या होता है ये जर्म प्लाज्म, इसको हम बोलते हैं कि टोटल ऑफ ऑल अलील, सम ऑफ ऑल टोटल अलील। अलील का मीनिंग मैंने आपको बोला, देखो टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अलील, या वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन जो होता है उसको कहा जाएगा अलील। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल alleles for all the genes present in crop, all the genes present in crop, इसको कहा जाएगा जर्म प्लाज्म। और जो एंटायर जर्म प्लाज्म होता है प्लांट का या सीड जो हम कलेक्ट करें, तो उसके अंदर ऑल डाइवर्स अलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप, उस सभी को कहा जाएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो गुड जर्म प्लाज्म कलेक्शन ये बहुत इसेंशियल है किसके लिए? ये जो प्लांट ब्रीडिंग हम देख रहे हैं इसके सक्सेसफुल वर्क के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद जर्म प्लाज्म जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल और इफेक्टिव आंसर है लाइक प्रॉब्लम जो होते हैं जर्म प्लाज्म के ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसके लिए अच्छा है कि हम जीन प्रिजर्व करके रखेंगे, जब हमको ज़रूरत हो उससे क्या करेंगे, हम एक न्यू अच्छी प्लांट की वैरायटी बना सकते हैं। तो ये याद रखना है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब उसके बाद और एक नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ, जो कॉमन मेथड्स यूज़ करेंगे क्रॉप में, पर उसके पहले और एक बोल देता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि इवैल्यूएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो अमॉन्ग द पॉपुलेशन जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, जिनके अंदर अच्छे डिजायरेबल कैरेक्टर है, हम उनको सिलेक्ट करें। तो क्या करेंगे? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए जो जर्म प्लाज्म इवैल्यूएटेड हुआ है टू आइडेंटिफाई द प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट इज डन बाय पिकिंग अप द सीड ऑफ ओनली दोज प्लांट फॉर मल्टीप्लिकेशन विच हैव डिजायर्ड ट्रेट। ये अभी मैंने आपको बोला कि जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट, डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब समझ में आ गया, उसका स्टेम अच्छा होगा, फ्रूट अच्छा होगा, और जो एनवायरमेंटल पैरामीटर है, एक्सटर्नल पैरामीटर जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट होगा, सपोज फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होगा, तो ये अच्छे कैरेक्टर है। तो ऐसे प्लांट को हम चूज़ करेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो जो सिलेक्टेड प्लांट है उसको क्या करेंगे हम, अब डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट को हमने सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्टेड, इसको सिलेक्ट किए करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसको क्या करेंगे हम, इट विल बी गोइंग टू यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज करना है। इसको रिलेट कीजिएगा मैरिज से, मतलब आपको समझ में आ जाता है। एंड वेन एवर डिजायरेबल इज पॉसिबल। तो अब कॉमन मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं हम कि क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए कॉमन मेथड जो है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे हम। कॉमन मेथड, तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेथड होती है वो होती है सिलेक्शन। पीछे कौन से पॉइंट देखे याद है ना? हर बार जब मैं आगे स्लाइड मूव करता हूँ तो पॉज करके आप पीछे का रिवाइज कीजिए, मतलब क्या बोला मैंने। सबसे पहले हम देखेंगे जो कलेक्शन देखेंगे वेरिएबिलिटी, उसके अंदर से जो अच्छे जीन्स है उसको सॉर्ट आउट करना और हमको रखना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब देख रहे हैं हम इसके अंदर जो कॉमन मेथड है
क्रॉप के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो देखने का क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो ये रहेगा कॉमन मेथड्स फॉर क्रॉप, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अपने को प्लांट ब्रीडिंग करना, अच्छे प्लांट बनाना है सब। अब क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। ये वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट मेथड देखिए, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्या करेंगे, ऑलमोस्ट all our present day crops are the result of selection carried out by the prehistoric humans, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे उन्होंने जो वाइल्ड वैराइटीज है, जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के अच्छे वैरायटी है उनको सिलेक्ट किए थे, तो हम उसके अंदर से देखेंगे जो अच्छे उनको कंटिन्यू करेंगे, जो नहीं उनको रिजेक्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग सिलेक्शन एन इंडिविजुअल ऑफ प्लांट और ग्रुप्स ऑफ प्लांट हैविंग द डिजायरेबल कैरेक्टर they are collected and again the new crop is going to develop. So selection is done for new crop, it is done for new crop, selection is done for new crop, तो इसके लिए ये बनाएंगे हम। अब ये जो सिलेक्शन है देखो, इसके भी डिफरेंट टाइप है, तो कौन कौन से टाइप है हमको देखने का है। सबसे पहले रहेगा मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन 3 टाइप्स रहते हैं वैसे सिलेक्शन के, इसके अंदर से हम सबसे पहले देख रहे हैं हैज 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में सबसे पहले देख रहे हैं हम मास सिलेक्शन। मास का मीनिंग समझ में आता है, देखो बल्क में सिलेक्शन करने का हमको, तो ये भी सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है, दिस इज आल्सो सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड। मास सिलेक्शन को बल्क सिलेक्शन हम बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है हम उसके लिए यूज़ करते हैं, और ये जो मेथड है ये बेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब क्या बोलेंगे हम, कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल होता है उसको कहा जाता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो ये याद रखने का, ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, क्योंकि सिलेक्शन हम बेस्ड ऑन बाहर से देख रहे हैं, जीन अभी यूज़ नहीं किए, बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। तो ये मोस्ट कॉमन होता है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज है सिमिलर फिनोटाइप, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनको मिक्स किया जाएगा टुगेदर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और उनके जो सीड रहेंगे वो सोन करेंगे इन द फील्ड फॉर प्रोजेनी टेस्टिंग, और प्रोजेनी सिलेक्शन डन होगा बाय एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल, और जो डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे उनको रखेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, फिर जो भी हमको मिल रहे उनको, उनके जो सीड्स थे उनको मिक्स किया, फिर बाद में किया प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्टिंग। और प्रोजेनी टेस्टिंग में क्या करेंगे हम, सिर्फ उसी को चूज करेंगे जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर है, और जिसके अंदर अनडिजायरेबल कैरेक्टर उसको एलिमिनेट करेंगे। डिजायरेबल कैरेक्टर प्लांट सिलेक्टेड, और जो अनडिजायरेबल है उसको क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे। तो ये होता है मास सिलेक्शन। नंबर 2 होगा प्योर सिलेक्शन, इसके लिए पहले मैं ये इतना पोर्शन निकाल देता हूँ, समझ में आएगा। नंबर 2 है प्योर और इनब्रीडिंग्स, इनब्रीड सिलेक्शन, प्योर और इनब्रीड। टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है ये और अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये अप्लाइड बायोलॉजी में आता है ये टॉपिक। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल होमोजाइगस, जो इंडिविजुअल रहते हैं उनको निकालेंगे। और देखो यहाँ पर लिखे वाला है कि प्योर एंड इनब्रीडिंग सिलेक्शन। प्योर मतलब क्या होता है कि जिसका हम सेल्फिंग करने के बाद हमको प्योर मिलता है, सेल्फिंग करने से प्योर वैरायटी प्रोड्यूस होती है, लाइक जैसे क्लोन होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ, आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल, डिजायरेबल होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस इंडिविजुअल किसके बाद, आफ्टर सेल्फिंग, इंडिविजुअल आफ्टर सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं हम, तो उसी से वो मिलेगा। और प्योर लाइन किसको बोलते हैं, तो हमको पता है जो प्रोजेनी के अंदर सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट रहेगा। तो इस मेथड के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर भी हम डिजायरेबल कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे, और जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन है, प्लांट विथ डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर selected is selected
फ्रॉम मिक्स्ड जेनेटिक पॉपुलेशन, फ्रॉम मिक्स्ड जेनेटिक पॉपुलेशन। तो इससे ये याद रखने का। और प्योर लाइन का मीनिंग मैंने बोला है कि प्योर लाइन का मीनिंग ही क्या होता है, सिंगल होमोजाइगस वैरायटी। प्योर लाइन मतलब सिंगल होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब समझ में आ रहा है, होमोजाइगस वैरायटी, तो ये ऐसा बोलेगा होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। तो अब क्या होगा, वंस होमोजाइगोसिटी कंफर्म हुई तो उस इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई किया जाता है लार्ज स्केल पे और फिर फार्मर को रेकमेंड किया जाता है। तो ये याद रखिए, वंस द होमोजाइगोसिटी इज कंफर्म, होमोजाइगोसिटी ये एक बार कंफर्म हो गया कि ये प्योर कैरेक्टर है, ये कंफर्म होने के बाद इसको क्या करेंगे, कंफर्म, तो जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर रहेंगे डिजायरेबल कैरेक्टर, उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल इज मल्टीप्लाइड, और उसके जो जनरेशन रहेंगे वो पिकअप करेंगे और उसको क्या करेंगे, फार्मर को ये रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेड टू अ फार्मर, ये याद रखिए, रिकमेंडेड टू फार्मर। तो ये है इनब्रीडिंग। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम, प्योर वैरायटी के एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसके अंदर व्हीट के वैरायटीज देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल व्हीट वैरायटीज, व्हीट वैरायटीज अगर देखें तो इसके अंदर आएगा PV18, HUW468, और उसके बाद और एक वैरायटी है उसका नाम है कल्याण सोना, कल्याण सोना। तो ये वैरायटीज यूज किए जाते हैं इस प्योर लाइन में। प्योर लाइन मतलब समझ में आ गया कि जिसके अंदर सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट रहेंगे, सिंगल होमोजाइगस प्लांट वैरायटीज ये यूज करते हैं। तो ये हुआ प्योर सिलेक्शन। इसके पहले देखा था हमने मास सिलेक्शन। अब देख रहे हैं हम नंबर थर्ड, जिसको बोला जाएगा क्लोनल सिलेक्शन। नंबर थर्ड इज क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन, क्लोन बोलते हैं आपको समझ में आता है, देखिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन, और जो क्लोन के इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रामेट। तो ये जो क्लोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हमको पता है, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग रहता है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग। अब ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग का मीनिंग क्या है, तो आपको वैसे पता है तो भी यहाँ पर बोलता हूँ मैं कि कोई भी अगर प्लांट है तो इसके अंदर दो टाइप के पार्ट रहते हैं, वन इज रिप्रोडक्टिव और दूसरा रहेगा वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो मेनली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर फूड रहता है, और फूड स्टोर करने के बाद भी ये क्या कर सकता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकता है, और इसके जो इंडिविजुअल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। और रिप्रोडक्टिव मतलब मेनली फ्लावर डिजाइन हुआ है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए, और जिससे हमको पता है कि वेरिएशन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो अब क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्रोड्यूस होंगे, और जो प्रोजेनी है ऑफ सिंगल वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोन। तो यहाँ पे सिलेक्शन किसके अंदर हो रहा है, बिटवीन क्लोन एंड नॉट विद इन क्लोन। जो क्लोन होगा हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल में आता है कुफरी सेफ पोटैटो, कुफरी सेफ पोटैटो, ये इसका एग्जाम्पल है। तो पहले हमने मेथड देखी थी मास सिलेक्शन, और उसके अंदर 3 टाइप का सिलेक्शन देखा, कौन कौन सा, मास, प्योर और क्लोनल सिलेक्शन। अब उसके बाद सेकंड मेथड देख रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। पहले देखा हमने सिलेक्शन जिसके अंदर ये 3 मेथड्स देखे, अब हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, बी मेथड, बी हाइब्रिडाइजेशन, HYB हाइब्रिडाइजेशन। इस वर्ड को देखें तो इसका मीनिंग समझ में आता है, देखो HY का मीनिंग ये होता है HIGH, हाई। उसके बाद देखो BRID, इसका मीनिंग होता है ब्रीड, BREED, और ब्रीड का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाई क्वालिटी का ब्रीड प्रोड्यूस करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है कि क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट। तो उसके अंदर करता है क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली, जिनका जीनोम अलग है, जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स। किसके लिए कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज ही वो है कि हमको इंडिविजुअल ऐसा मिलना चाहिए कि जो स्ट्रांग है, जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर वही चाहिए हमको। तो उसके लिए कर रहे हैं हम बिटवीन जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स
to obtain a progeny with desirable character, a progeny with desirable character, या जिसको बोलेंगे हम सुपेरियर ट्रेट, सुपेरियर सुपेरियर ट्रेट्स, अच्छे कैरेक्टर वाला डिजायरेबल ट्रेट्स। तो अब क्या करेंगे हम, जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो भी ऑफन कंबाइन होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पैरेंट्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पैरेंट मे नीड टू कंबाइन विद द डिसीज रेजिस्टेंट ऑफ अदर पैरेंट्स। ये देखते हैं हम, जैसे देखो सपोज ये एक प्लांट है, ए प्लांट, और सपोज ये बी प्लांट है। अब इस प्लांट का सपोज स्टेम अच्छा है पर फ्रूट जो है वो उतने अच्छे नहीं है, और इस प्लांट के अंदर फ्रूट अच्छे है पर स्टेम अच्छा नहीं है। तो इन दोनों का क्रॉस करने का हमको, तो हम इस एक्सपेक्टेशन से क्रॉस करते हैं कि हमको प्लांट जो मिलेगा वो विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड गुड फ्रूट की क्वालिटी। तो ये ऐसा होगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए हाइब्रिडेशन performed between the two plant is called single cross, and when this cross is going to perform between the more than two plant, it is called as multiple cross. Multiple cross means we know many crosses. So what we'll get, and what are the example of this kind of hybridization? So we can see the development of wheat variety. There is one wheat variety C306 wheat variety, and one more variety is of rice IR36. This is the variety of rice variety. So it is necessary that the hybrid do combine with the desirable character, and only in few hundred to 1,000 crosses show a desirable combination. So primary aim of hybridization is to produce the variation. And why variation is going to produce? Because there is a genetically different plants are already used. So when their genome is going to mix, so they will produce a different kind of individual which has a variation which is not exactly similar to its parents. So it is important because the individual which is going to produce will show the hybrid Y chart. The individual here is going to produce will show the hybrid Y chart. Hybrid Y chart. This term was given by this scientist Shull. Hybrid Y chart means it will be superior with respect to its parents. So first natural hybridization was reported in the corn maize. So here first hybridization, natural hybridization. This is the first natural hybridization. First natural hybridization was reported in the corn maize, and first artificial hybrid was obtained between the two crops. I will write here. And if we see about the first artificial hybrid, artificial means man-made, and we know natural means there is no use of means human beings are not involved that much. So first artificial hybrid, it was made by the crossing of sweet William and carnation by one scientist was there. His name was Thomas Fairchild, and also known as Fairchild Mule. I will show that example. And this hybridization was practically utilized in the crop improvement by one scientist whose name is Korutka. So if we see this hybridization was first practically used by this scientist, but this is for plant, not for animal, and the above experiment was for animal. Mule means we know from male donkey and female horse. Then mutation breeding, we saw the selection first, then after that we saw here this hybridization. Now we are going to see mutation. Third point, mutation. We already studied the mutation. You can see my previous lecture on a principle of inheritance and variation, complete series. There you will find the mutation. So in that I explained mutation in detail. So we know what is by mutation. Mutation is nothing but the sudden inheritable change.
sudden, stable, inheritable from one generation to other generation. These changes are going to pass, which alter the gene expression, which alter gene expression. Actually 99% of the mutations are harmful, result in the gene expression of an organism, which result the new character formation, new character formation, mutation. So it among the parents. So mutation which is artificially induced by the treatment of certain either physical or chemical means are used to induce the mutation, and these mutation is the agent which can cause mutation is called mutagen, and this mutation may be a physical or chemical. ये हमारा हुआ है पहले. फिजिकल म्यूटेशन कौन से होता है, केमिकल कौन से होता है. फिजिकल के अंदर हम वैरायटी ऑफ रेस देखते हैं, जैसे लाइक यूवी रेस है, गामा रेस है, एक्स रेस है. तो ये जो रेस रहते हैं इनको कहा जाता है फिजिकल म्यूटेशन. और केमिकल के अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल आएंगे, जो लाइक नाइट्रस एसिड है, ईएमएस है, अल्किलेटिंग एजेंट है. तो ये सब क्या है, दीज आर केमिकल म्यूटेशन. लाइक HNO2 है, उसके बाद बेस एनालॉग है, बेस एनालॉग, उसके बाद अल्किलेटिंग एजेंट. अब इनको हम क्यों यूज़ करें, देखिए ये जो म्यूटेशन है इसके हेल्प से हम प्लांट के क्रॉप में ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि जिसके वजह से उस क्रॉप में कुछ यूजफुल कैरेक्टर आए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर आए, और जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल रहेगा, तो वो हमको करना है. तो इनके नाम याद रखिए. उसके बाद देखिए, तो इसको हम अप्लाई करेंगे. तो इट हैज़ बिन यूज्ड कॉमनली इन द सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप. मोस्टली ये जो म्यूटेशन देख रहे हैं हम, इट हैज़ बिन यूज्ड कॉमनली इन सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप. जो सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. तो अब इसके एग्जाम्पल भी बोलना पड़ेगा. सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप, तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है. देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा. देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है. अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, शरबती सोनोरा एंड पूसा लर्मा वराइटीज मिलते हैं व्हीट के, जो जो इम्पोर्टेंट बेसिस थे ग्रीन रिवोल्यूशन का. तो इनका नाम याद रखें, शरबती सोनोरा, सोनोरा एंड लर्मा रोजो, लर्मा रोजो. तो ये वैरायटी है. किसके वैरायटी थे ये बोला मैंने आपको, दीज आर द वैराइटीज ऑफ व्हीट. तो ये इससे बना है. उसके बाद देखिए ये है जो बुक में भी दिए वाले, रेमी, रेमी. उसके बाद ऑटोमेटा 2, ऑटोमेटा 2 ये एक वैरायटी है. उसके बाद जगन्नाथ वैरायटी है. ये जो वैरायटी, ये वैरायटी है राइस के, जगन्नाथ, जगन्नाथ. दीज आर द वैरायटी ऑफ राइस. ये सेकंड एग्जाम्पल. थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर और आते, देखिए इरेक्टिफेरम और इरेक्टकॉइड्स. तो ये जो है बार्ली की वैरायटी है. उसके बाद अरुणा वैरायटी है जो है कैस्टर की, अरुणा वैरायटी. ये है कैस्टर, कैस्टर एरंडा, कैस्टर. उसके बाद थिक शेल जो वैरायटी है, थिक शेल इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की थिक शेल, ये भी इसी से, ये इसी के एग्जांपल है. और व्हीट की अगर एक वैरायटी देखें तो यहाँ पर NP 836 आता है. उसके बाद अगर हम कॉटन की वैरायटी देख रहे हैं तो इंदौर 2 है. उसके बाद इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोसाइक वायरस और पाउडर मिल्ड्यू. आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, या तो अभी दिखा देता हूँ आपको वो जो इंडिस म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से हम क्या करें, यहाँ पर दिखा दूंगा आपको. ये तो MS सामने होती है, 1 मिनट. म्यूटेशन, म्यूटेशन हमको समझ में आ गया. सडन हेरिटेबल चेंज रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर हम डिजायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या आ सकते हैं, जिसका हमको फायदा होगा. और अभी हमने वैरायटी देखे कि कौन कौन से वैरायटी हमको यहाँ पर काम को आ रहा है. तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर था ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ये बताने वाला था मैं आपको. ये देखिए, म्यूटेशन क्रिएट अ न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर नॉट फाउंड इन द पैरेंटल टाइप. तो गैमा रेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि गैमा रेस हाईली पेनिट्रेटिंग रहता है. 25 सेंटीमीटर थिक लीड का ब्लॉक रखे तो भी उसके अंदर से पास होता है. तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिख रहे, देखिए जहाँ पर दिख रहा है आपको एंसेस्ट्रल क्रॉप, फिर मॉडर्न क्रॉप, वाइल्ड वैरायटी, और फिर बाद में DNA के अंदर चेंज होने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है.
तो ये रहेगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है येलो मोसाइक वैरायटी और पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये दो वर्ड किसके लिए यूज़ किया था मैंने? फॉर मूंग बीन, क्योंकि मूंग बीन को रेजिस्टेंस है टू येलो मोसाइक। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए येलो मोसाइक, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये जो दिख रहा है दिस इज येलो मोसाइक, और यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसके अगेंस्ट ये एक देखो म्यूटेशन क्रिएट न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर दैट आर नॉट फाउंड इन द पैरेंटल टाइप, ये सब बोला है मैंने। उसके बाद देखिए ये परभनी की एक क्रांति है, परभनी इधर मराठवाड़ा में आता है देखिए। तो resistant to gene with the wild species have introduced into the high yielding cultivated varieties। भेंडी अगर देखें इसको ओकरा बोलेंगे, ओकरा। Abelmoschus esculentus resistant to yellow mosaic virus was transferred from the wild species। It resulted into a new variety of Abelmoschus esculentus। इसको ही कहा जाता है परभनी क्रांति। तो इसको रेजिस्टेंस है जीन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट। तो ये रहेगा देखिए, ये याद रखना है म्यूटेशनल ब्रीडिंग में। अब देखिए उसके बाद बोलूँगा आगे जो पॉलीप्लाइडी क्या है वो बताना। तो देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी म्यूटेशनल ब्रीडिंग हो गया, अब देखेंगे हम पॉलीप्लाइडी। ये जो कंडीशन है यहाँ पर देखिए पॉलीप्लाइडी, पॉली मीन्स मेनी, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लॉइडी। तो देखिए पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखिए पॉलीप्लॉइड हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसी को हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। द ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम is called polyploid, is called as poly means many and ploid means set of chromosome कितने उसके अंदर, polyploidy। तो जब हम polyploidy इंड्यूस कर रहे हैं उसको कहा जाता है induced polyploidy, and where it is going to use, so this kind of induced polyploidy is used in the plant breeder for improving the yield of forage and other crop, to increase yield of which crop, the forage and other crops। So many of the modern day crops such as wheat, rice, sugarcane, potato, cotton, these are natural polyploid। Remember the name: rice, wheat, sugarcane, potato, these are natural polyploid। So natural polyploid, and if we see about the allopolyploid that have been used to obtain the fertile hybrids between the different species and genera। We know what is my allopolyploid because I already explained that one in the previous topic, principle of inheritance। allopolyploidy, allo means different, मतलब दो डिफरेंट वैरायटी लेते हैं हम और उनके अंदर क्रॉस करेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, ऑड नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइड जैसे 3x 5x ये लेते हैं और इससे न्यू स्पीसीज बनाते हैं। तो allopolyploidy is immediately form of new species। एक चार्ट भी बताऊंगा पीछे स्पेसीज। तो इसके अंदर हम क्या करें, ऑड नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइड यूज करेंगे जो नेचुरली यूजुअली स्टेराइल रहेंगे, एंड इवन नंबर पॉलीप्लॉइड्स आर फर्टाइल। तो यहाँ पर ये याद रखिए, ऑड नंबर वाले जो ले रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइड, और एक लिया हमने इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइड, इसलिए देखो इसको अलो बोला, अलो मतलब डिफरेंट, इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइड। अब ये जो दोनों लेने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेराइल और कौन सा फर्टाइल है। तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं इवन पॉलीप्लॉइड जो रहेगा वो रहेगा फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, और जो नहीं कर सकता उसको कहा जाएगा स्टेराइल। तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करें तो पॉलीप्लॉइडीज are produced in 2 steps। तो first of all 2 different species of the hybridized to produce the F1, और जो F1 रहता है वो यूजुअली स्टेराइल रहेगा। इसके अंदर मेनली हमको 2 स्टेप लगे, और जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो F1 मिल रहा है
वो हमको मिलेगा स्टेराइल। उसके बाद देखिए द रिजल्टिंग, इसके अंदर जो हमको मिलेगा रिजल्टिंग जो अलोप्लॉइडी है वो एटलीस्ट पार्शियली फर्टाइल एंड फॉर्म ऑफ न्यू स्पीसीज होना जरूरी है। तो मेनी अलोप्लॉइडी हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ नेचर, सम ऑफ व्हिच हैव सक्सेसफुल एज अ क्रॉप। फॉर एग्जांपल इफ यू सी द व्हीट के अंदर ऐसा पॉसिबल है। तो ह्यूमंस हैव प्रोड्यूस्ड द न्यू अलोपॉलीप्लॉइडी क्रॉप कॉल्ड एज ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल प्रोड्यूस किया था। तो ट्रिटिकेल कैसे प्रोड्यूस किया? अलोटेट्राप्लॉइड ऑफ व्हीट लिया। व्हीट की वैरायटी कौन सी थी? व्हीट, इसके अंदर लिया पहले ये अलोटेट्राप्लॉइड। अलोटेट्राप्लॉइड मतलब क्या हो गया? ये फोरियम। और उसके बाद वाज हाइब्रिडाइज्ड विद द राई। ये जो व्हीट है यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ, मतलब समझ में आएगा आपको। हमने क्या किया? एक व्हीट लिया, व्हीट, और उसके बाद एक वैरायटी ली राई की, आर वाई राई। यहाँ पर लिखता हूँ राई। तो जो व्हीट की वैरायटी है, इसको व्हीट को क्या बोलेंगे हम? ट्रिटिकम टर्गिडम। ट्रिटिकम टर्गिडम। और ये जो वैरायटी है राई की, ये रहेगी सिकेल सिरिली, ये नाम रहेगा इसका। तो अब ये मैंने बोला कि आपको ये क्या? अलो टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड मतलब ये हो गया फोरियम। और ये जो राई जो हम यूज कर रहे हैं, राई जो रहेगा वो रहेगा डिप्लॉइड, मतलब 2n। तो chromosome number of the resulting F1 will be doubled to produce the triticale, and triticale is cultivated in some areas of Punjab and in hilly region of country। तो अब आगे क्रॉस क्या होगा वो मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए पीछे, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ट्रिटिकम टर्जिडियम। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ट्रिटिकम टर्जिडियम और राई। इसके अंदर मैंने बोला दिस इज फोरियम, अलो टेट्राप्लॉइड है, और ये अलाउ, ये डिप्लॉइड है। अब F1 में जो मिलेंगे हमको वो क्रॉस यानी कि स्टेराइल मिले हमको इंडिविजुअल। अब क्या करेंगे यहाँ पर? क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम डबलिंग करने के बाद हमको क्या मिल रहा है? हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल। इधर देखिए, इधर मिल रहा है हमको ऑक्टाप्लॉइड। और एक एग्जांपल यहाँ पर दूसरा बोले वाला ट्रिटिकम बोइटिकम वाइल्ड। फिर उसका भी हम क्रोमोसोम नंबर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन भी हो रहा है, कोल्किसिन नाम का एक केमिकल रहता है, वो भी यूज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रिटिकल, ओरिजिन ऑफ ब्रेड एंड डूरम व्हीट। तो ये रहेगा, देखिए ये क्रॉस देखना है केयरफुली। तो ये रहेगा किसके अंदर? पॉलीप्लॉइडी। और जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा रहे हैं तब क्रॉप का इंप्रूवमेंट होता है, फ्रूट का साइज बढ़ता है। फ्रूट का साइज बढ़ा तो खाना ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद देखिए और एक पार्ट रहा हमारा सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, वो बोलता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? सिलेक्शन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, पहले सिलेक्ट जो किए थे हम, अब उसका टेस्टिंग करें कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन है उनके अंदर, अच्छा रिकॉम्बिनेंट कौन सा है जिसके अंदर अच्छे जीन है। तो मेन स्टेप इसके अंदर क्या होगा? सिलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड दोज प्लांट विच हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर, एंड द क्रूशियल स्टेप, important step for this process is the success of breeding experiment, so required careful scientific evaluation of progeny. Whatever the individuals are coming after the cross, they should have to be verified properly. Their evaluation should be happened. Means if they are recombinant, which kind of recombinant they are there. Means if they are with the desirable character, then they are going to use. So selection process yield the plant which are superior to both of the parents, and the plant are self pollinated for several generation to start the uniformity। uniformity मतलब क्या होता है? homozygous, homozygous character आना जरूरी है, so that the character will not separate in the progeny। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट करते हैं, आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद एक बार वो हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन किसका? जो न्यू कल्टीवेटर है ऑफ न्यू
कल्टीवर्स इसका। तो जो न्यू सिलेक्टेड लाइंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा वो सच में अच्छा है क्या, ये देखना हमको जरूरी है। तो इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड ऑफ देयर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, क्वालिटी, डिसीज रेजिस्टेंट, ये सब कैरेक्टर देखना है हमको। उसके एग्रोनॉमिक ट्रेड कैसे है, क्वालिटी कैसा है, उसका क्वांटिटी कितना है। क्वालिटी मतलब नंबर ऑफ सीड कितने प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ फ्रूट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये हो गया उसका। और किस टाइप के प्रोड्यूस कर रहा है। क्वांटिटी मतलब हमको समझ में आता है नंबर, क्वालिटी मतलब वो कैसे कैरेक्टर अच्छे या नहीं वो। तो हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, कितने अमाउंट में सीड प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो डिसीज रेजिस्टेंस है या नहीं, डिसीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंस, सो ऑन। तो इवैल्यूएशन इज डन by growing these in the research field according to their performance and under the ideal fertilizer। ये भी यूज़ करते हैं, इरिगेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा कि वो विथ वाटर विदाउट वाटर कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है। सो द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इज डन in the farmers field for at least near about 3 growing season at different location of the country representing the agroclimatic zone। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए, हम क्या कर रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं 3 ग्रोइंग जनरेशन के लिए, 3 ग्रोइंग जनरेशन, 3 ग्रोइंग जनरेशन। उसके बाद 3 डिफरेंट प्लेस भी यूज कर रहे हैं, 3 डिफरेंट प्लेस। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर क्लाइमेट को ग्रो हो सकते हैं, तो ये जरूरी है। यानी कि हम देख रहे थे उसको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वो प्लांट किस किस जगह पर अक्लमटाइज हो सकता है, अडॉप्ट हो सकता है, ये देखना जरूरी है। सो द मटेरियल इज इवैल्यूएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप और चेक अप और रेफर टू अ कल्टीवेटर एंड फाइनल द सीड। अब ये सब होने के बाद अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा, हमको ऐसा प्लांट के सीड मिल गए जिसके अंदर सभी यूजफुल कैरेक्टर है जो हमको चाहिए थे, तो फिर उसको फाइनली सर्टिफाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसका नाम है एनएससी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगी, इसको सर्टिफाई करते हैं, जिसका नाम है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ये नाम याद रखिए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ये जो है तो ये क्या करेगा, ये अप्रूव करता है कि हाँ ये सीड अच्छे है। फिर उसके बाद हम इसको कहाँ पर भेजेंगे, इसके बाद हम इसको भेजते हैं मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग। तो ये सब स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स यूज करना पड़ता है कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए एक बार ये दिखा देता हूँ स्लाइड्स जिससे आपको याद आएगा हमने क्या क्या किया था। डिजायरेबल प्लांट के अंदर के कैरेक्टर यूज किए थे, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, टॉलरेंस होना चाहिए उसको विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट के अगेंस्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट अगर सूखा है तो उसके अगेंस्ट भी प्लांट सर्वाइव होना चाहिए, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है, मैंने आपको बोला वाइल्ड वैरायटी ऑफ मेनी क्रॉप, प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वैरायटीज अवेलेबल, तो उनका हम प्रिजर्वेशन करेंगे वाइल्ड वैरायटीज़ का, स्पेसिस का, रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेटर, प्री रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेंगे, उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे सेकंड स्टेप में, वो सच में अच्छा है क्या। तो जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड फॉर आइडेंटिफाइंग द प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर एंड selected plants are multiplied and used for hybridization, pure lines created whenever desirable character is possible। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर जो है जेनेटिकली कंबाइन इन 2 डिफरेंट पैरेंट्स टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड प्लांट। तो हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पैरेंट कंबाइन विद द डिसीज, तो ये देखेंगे इनब्रीड और ये। फिर इसके लिमिटेशन क्या है ये भी हमको देखना। फिर सिलेक्शन किया हमने जो सुपीरियर और अच्छी वैरायटी था उनका। फिर उसके बाद फाइनली किया टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। और कौन सा वो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोला था, एनएससी, जिसको बोला जाएगा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो फाइनली इनको मार्केट के लिए क्या करता है, मार्केटिंग के लिए अलाउ करता है। तो ये अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा ये आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक का याद रखिए।